नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर के बेदौल में बाढ़ पीड़ित और पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि औराई के बसंत गांव के बाढ़ पीड़ित अपनी मांगों को लेकर इन्हें जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाढ़ पीड़ित एक महिला पर लाठीचार्ज कर दी, जिसके बाद भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसके जवाब में पुलिस को भी कई राउंड गोली हवा में चलानी पड़ गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेट जाम कर कैसे बाढ़ पीड़ितों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद भीड़ कैसे आक्रोशित हो गई है और इस वक्त पुलिस की टीम वहां पर मुस्तैद है। लगातार इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। पथराव में बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पुलिसकर्मी पर ही हमला कर बैठे। बाढ़ पीड़ित और पुलिसकर्मी के बीच झड़प की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घटना क्या हुआ? घटना हुआ है कि उधर से पुलिस और बसंत पंचायत के पब्लिक में मुठभेड़ हुआ है। पत्थर चलाया है इधर से हवाई फायरिंग हुआ है। वो लोग खेता है और यहाँ पर आके पब्लिक बसंत पंचायत के पब्लिक सब ये पूरा माने तहस नहस हमारे दुकान को। कई राउंड गोली चला है? 3 राउंड सर चला है। 3 राउंड गोली चला है। यहाँ पे जो है नाजायज मांग को लेके जो है कुछ उपद्रवी तत्व के लोग जो है रोड जाम किए हुए थे और यहाँ पे आप पता कर सकते हैं आसपास में यहाँ जहाँ भी हमारा कम्युनिटी किचन चल रहा है सभी लोगों को खाना वगैरह मिल रहा है और वो कुछ एक्स्ट्रा अपना डिमांड रख रहे थे। उनको समझाया भी गया, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व जो है इसमें नाजायज फ़ायदा उठाते हैं और राजनीति करते हैं, जिसके कारण जो है इस तरह का किया गया। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के गोपालपुर में और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बाढ़ पीड़ित और पुलिसकर्मियों में झड़प हुआ था, जिसके बाद से पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने हवाई फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया है, लेकिन आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बाढ़ पीड़ितों के जाम की वजह से लंबा यहाँ पर वाहनों का काफिला लग चुका है और अभी भी प्रशासन जो जाम लगा हुआ है उसको छुड़ाने में व्यस्त है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, राहत की मांग को लेकर यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों ने सड़क को जाम कर रखा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर बाढ़ पीड़ितों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बचाव में पुलिस को भी कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी और आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने पथराव किया और दर्जनों वाहन के शीशे फोड़ दिए। देख सकते हैं सीतामढ़ी के बड़े जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको भी मौके पर तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है जो स्थिति को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। हालांकि हवाई फायरिंग के बाद जितने भी बाढ़ पीड़ित थे वो सभी जगह छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के कई जिले अभी बाढ़ से ग्रसित है और लगातार राहत की मांग को लेकर लोग बाढ़ पीड़ितों में सरकार के प्रति अभी एक तरह से नाराजगी चल रही है और शायद यही वजह थी कि बाढ़ पीड़ितों ने राहत की मांग को लेकर ये मुजफ्फरपुर का जो बेदौल और गोपालपुर का इलाका है वहां पर सड़क को जाम कर दिया था और राहत की पुरजोर मांग कर रहे थे। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस को बाढ़ पीड़ितों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर बेदौल। वहीं राजधानी पटना में पटना कॉलेज कैंपस से दिन दहाड़े अमन लाल नामक छात्र का अपहरण कर लिया गया है। दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस से हुए छात्र के अपहरण की सूचना के बाद पटना पुलिस के होश उड़ गए। कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया। सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर अपहरण का आरोप लगा है, जिसके बाद अपहरित छात्र अमन लाल को ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। घायल छात्र अमन लाल को गंभीर परिस्थिति में पीएमसीएच में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए सैदपुर हॉस्टल में छापेमारी कर रहा है। पटना कॉलेज कैंपस से अमन कुमार लाल नामक विद्यार्थी को सैदपुर हॉस्टल के आपराधिक मनोवृत्ति के विद्यार्थियों के द्वारा अगवा कर लिया गया। उन्हें पटना कॉलेज कैंपस से सैदपुर ले जाया गया,
और सैदपुर ले जाने के पश्चात उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। अमन कुमार लाल के साथ बुरी तरह से मारपीट हुआ है। उनके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। उनको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। उनका फर्द बयान भी ले लिया गया है और फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। और गया के चर्चित हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभय नारायण राय से साइबर ठगों ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस पूरी वारदात को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी रकम रिकवर नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। साइबर ठगों ने अलग अलग बैंक खातों से पैसे मंगाए थे। डॉक्टर सीबीआई के नाम पर सारे पैसे डालते गए, लेकिन जब शक हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा तो इसकी शिकायत साइबर थाने की पुलिस से कर दी, लेकिन तब तक 4 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा चुके थे। बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन कई राज्यों से जुड़ा है। फिलहाल एसआईटी की टीम जानकारी के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला है उसमें हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और इसमें कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित उसमें अनुसंधान चलता रहता है, तो वो अभी चल रहा है और जल्द ही सभी मामलों में कार्रवाई। और मुंगेर में गंगा स्नान करने आए शेखपुरा निवासी सुचित कुमार की कार का शीशा तोड़कर सामान की चोरी कर ली गई और इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। भीड़ होने के बाद भी चोर ने सबसे पहले कार का शीशा तोड़ा और फिर कार के अंदर रखा सारा सामान लेकर मौके से फरार हो गए। शेखपुरा के रहने वाले सर्राफा कारोबारी सुचित कुमार अपने परिवार के साथ बबुआ घाट पहुंचे थे और कार में करीब 50,000 कैश, सोने की चेन, मोबाइल फोन और कपड़े थे। कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जब जुटी तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस चोरों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। मेरे साथ हुआ क्या कि हम गाड़ी लगा करके गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करके आए जल रखने, देखते हैं मेरा गाड़ी का शीशा उधर टूटा हुआ है। सब सामान नहीं है उसमें, खाना था, कपड़ा था, जितना बच्चा का भी कपड़ा था, हम लोग का भी था, पैसा था उसमें 50,000 के लगभग। 14,000 मेरी मम्मी, 1400 मेरी मम्मी का बैग में था। और बिहार में ट्रांसफर के लिए पैरवी करने वाले पुलिस कर्मियों की अब खैर नहीं। गृह विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय और इससे जुड़े विभागों को चेतावनी दे डाली है। पुलिसकर्मी ट्रांसफर के लिए पैरवी का सहारा लेते हैं तो न केवल उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा बल्कि उनके सर्विस बुक में भी ये दर्ज हो जाएगा। गृह विभाग ने अपने इस फैसले को लेकर बिहार के डीजीपी, होमगार्ड डीजी और जेल आईजी को अवगत करा दिया है। रिटायर्ड आईपीएस अफसरों का मानना है कि इस फैसले से न केवल अनुसंधान की गुणवत्ता उत्तम होगी, अच्छी होगी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी गृह विभाग के फैसले का स्वागत किया है। सरकार का यह कदम तो बहुत काफ़ी सराहनीय है, अच्छा है। और आज इन्होंने आदेश किया है, इसके पहले भी कभी कभी इस तरह का आदेश दिया जाता था। ये तो बहुत अच्छा है। पुलिस की इससे क्या असर क्या पड़ेगा डिपार्टमेंट पर? असर पड़ेगा कि मेरिट पर लोगों की पदस्थापना होगी, इसके गुणवत्ता में बहुत फर्क पड़ता है। तबादला करेगा, अगर उचित मांग के बाद तबादला नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग मुख्यालय को उस बातों को रखेंगे कि आदमी का कागजात सही था। और इसके बाद भी प्रेशर अगर दियाते हैं लोग, पुलिस प्रशासन परेशान होती है, जेन्युइन लोग उसमें छूट जाते हैं। उस सारे चीजों को देखते हुए गृह विभाग ने आदेश निकाला है। आदेश तो सही मायने में सही है कि आप स्थानांतरण के लिए बेवजह किसी का साल भर, किसी का जिला में हो गया, किसी का 2 साल हो गया, किसी का 6 महीना है, और आप अपने किसी परिचित के यहाँ किसी के माध्यम से ही दबाव डलवाते हैं तो उचित कदापि उचित नहीं है। बिहार में ट्रांसफर के लिए सिफारिश करवाना पुलिस कर्मियों को अब महंगा पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी खैर नहीं। दरअसल गृह विभाग ने ट्रांसफर के लिए सिफारिश करवाने की जो हाल में घटनाएं आई हैं उनको काफी गंभीरता से लिया है और होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है जो बिहार के डीजीपी को लिखा गया है। इसके अलावा होमगार्ड डीजी को, जेल आईजी को लिखा गया है और इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने स्थानांतरण पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन समर्पित करने को लेकर जो सिफारिशें करवाई जाती हैं वो कहीं से भी जो है वो जस्टिफाई नहीं है। तो इसमें साफ तौर पे इस बात की चर्चा की गई है कि अगर पुलिसकर्मी या कर्मी जो दूसरे सरकारी कर्मी हैं वो ट्रांसफर के लिए सिफारिश करवाते हैं
तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा और माना जाएगा कि आपने जो सरकारी मापदंड है, जो सरकारी प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन किया है। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज है और इसके पीछे मूल मकसद ये है कि जो अनुसंधान है वो बेहतर तरीके से हो, लॉ एंड ऑर्डर जो हो वो भी मेंटेन रहे, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने और अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखना भी इसका एक मुख्य कारण है। तो ऐसे में अब सिफारिश करना किसी भी पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मी को महंगा पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब रुक करेंगे सियासी खबरों की ओर। पटना के जेडीयू दफ्तर में आज जेडीयू कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होनी है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तो ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है। आपको बता दें कि आगामी कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से ही राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजकारणी की बैठक है और जो 2025 का जो रणनीति है, जो विधानसभा चुनाव है, जो हमारा लक्ष्य है और बहुत सारे जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं, तो बहुत सारी चर्चा जो है रणनीति पर चर्चा की जाएगी और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग और विधानमंडल के सदस्यगण सब और हमारे जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं सब लोग उसमें भाग लेंगे। और झारखंड चुनाव से जुड़ी रांची से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। शाम 5 बजे आंशिक घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। 5 प्रमुख बिंदुओं का ऐलान होगा और पूरा घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी अगले ही कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियों की तरफ से तैयारियां जारी हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। यानी कि घोषणा पत्र में वो सारी बातें दर्ज होंगी जो झारखंड की जनता के लिए आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे। आंशिक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जिसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को लेकर ऐलान होगा, लेकिन पूरा घोषणा पत्र बाद में एक बार फिर से जारी होगा। यानी कि आंशिक घोषणा पत्र के साथ आज बीजेपी जनता के बीच अपने वादों, अपने इरादों को रखेगी, लेकिन पूरा का पूरा घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। और हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रांची प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हेमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने कमलेश सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इस मौके पर कमलेश सिंह ने जहां हेमंत सरकार पर घुसपैठ के मुद्दे पर निशाना साधा, वहीं बाबूलाल मरांडी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कमलेश सिंह बीजेपी में नहीं रहते हुए भी बीजेपी के साथ ही थे और अब औपचारिक रूप से उनकी पार्टी में आ जाने से झारखंड में परिवर्तन होकर रहेगा। सबको जब कभी भी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, कमलेश जी के और कमलेश जी से हम सब लोगों ने जब भी आवाज दिए कि भाई आप जरूरत है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, तो उस वक्त इन्होंने खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके लिए मैं आज इस मंच से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और अच्छा लगता है कि उनके मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। झारखंड के सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग आ रहे हैं, सरकार मौत सामने बैठी है। सरकार का क्या रवैया है आप जानते हैं। चुनाव का जब समय आया तो झूठा जो है आश्वासन देते सरकार के मुखिया घूम रहे हैं। आज कमलेश सिंह जी का योगदान से ये माहौल को और बल मिलेगा और धीरे धीरे चुनाव का हम ऐसा एक सिचुएशन तक जाएगा पूरा जन जन का समर्थन का साथ कि बीजेपी का एक पूर्ण बहुमत का सरकार। और इसी बीच जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं। सीएम हेमंत सोरेन आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। एमजीएम मेडिकल अस्पताल में ये उद्घाटन किया जाएगा। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का उद्घाटन होगा। हेमंत सोरेन की तरफ से ये बड़ी सौगात जमशेदपुर को दी जाएगी। 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन होगा। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और कहते हैं कि मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है
और इसे साबित कर दिखाया है बाढ़ अनुमंडल में मोकामा के मेकरा गांव के लोगों ने। 4 अक्टूबर को प्रमिला देवी अपने पति के साथ नवरात्र में गंगा नदी में स्नान करने सोनपुर में पति के साथ गई थी, जहां नदी की तेज धार में दोनों बहने लगे। बहते बहते प्रमिला देवी हाजीपुर से मोकामा करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर पहुंच गई। गंगा नदी की तेज धार में भी प्रमिला देवी सुरक्षित रही। मेकरा के कुछ युवाओं ने प्रमिला की आवाज सुनी तो गंगा नदी की तेज धार में जाकर उसे बचाया। प्रमिला के पति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। प्रमिला को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। शुक्रवार को हुई ये घटना पूरे मोकामा में चर्चा का विषय बनी हुई है। और नेपाल में हुई बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचा रखी है। संग्रामपुर, कुंडवा, चैनपुर और सुगौली के बाद अब मोतिहारी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर बंजरिया प्रखंड में भी सिकरहना नदी के बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। बंजरिया के जटवा, सिसहनी के साथ साथ दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे लगभग आधे दर्जन से ज्यादा गांव संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ पीड़ितों ने 7,000 मदद राशि के साथ फसल की क्षति में हुए नुकसान को लेकर भी मदद की सरकार से गुहार लगाई है। हुई बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है और अब जो है सिकरहना नदी का पानी मोतिहारी के बगल में ही बंजरिया प्रखंड में कई गांव में फैल गया। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहा है ये बंजरिया प्रखंड की तस्वीर है और काफी लोग प्रभावित हैं। खासतौर पे किसान हो उनको ज्यादा क्षति हुई है और वैसे लोग जिनका घर है वो भी जो है बाढ़ के पानी में जो है वो चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। तो वैसी स्थिति में लोग परेशान हैं। तमाम लोगों से मिल जरूर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा के पहले सभी जो बाढ़ पीड़ित है उनको मुआवजा मिलेगा। हमारे साथ पूर्व विधि मंत्री है तमीम मोहम्मद साहब। सर, आपके प्रखंड में भी बाढ़ आ गया है, क्या कहेंगे? ये बंजरिया प्रखंड है और छावड़ा प्रखंड में और बनकट तीनों प्रखंड में सबसे ज्यादा प्रभावित बंजरिया प्रखंड है और सरकार के पास सिर्फ ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। ये लगातार बोलते हैं कि आपदा वालों सरकार के खजाने पर आपदा वालों का हक है, पहला हक है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। सबके घर में पानी घुसे हुए हैं, कहीं खाना बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है और सरकार करे कि तुम घर घर जा करके देखो, जांच करो किसी के घर में पानी। लग रहा है कि कहीं बाहर से आया है। आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति है? मैं देख रहा हूँ कि लोगों को खाना बनाने के लिए घर में जगह नहीं है। सूखा राशन का बहुत जरूरी है। सूखा राशन, फूड पैकेट गिरना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें जो बयां कर रही है, काफी जो है गांव है वो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। तो वैसी स्थिति में जो फसल है, चाहे ईख की फसल हो या धान की फसल हो, वो काफी नुकसान हुई है। तो वैसी स्थिति में जो लगातार जो सरकार है, सरकार के जो लोग हैं उनका दावा जरूर हो रहा है कि हर बाढ़ पीड़ितों को राहत मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में वैसे लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनको आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। और विपक्ष का भी लगातार ये आरोप है कि सरकार केवल वादा करती है, वादा पर खड़ा नहीं उतरती है। मनीष कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। शुक्रवार को धनबाद स्टेशन के नजदीक श्रमिक चौक से गया पुल बैंक मोड़ तक जाम की स्थिति ही बनी हुई नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऑनलाइन मटकुरिया विनोद विहार चौक पर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया, जिससे जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। फिलहाल क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट से समझिए। 5 शहर के लिए जाम एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन मटकुरिया विनोद बिहारी चौक तक के फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। और अभी हम धनबाद रेल स्टेशन श्रमिक चौक के समीप हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और गाड़ियाँ जो हैं वह रेंग रही है और यह स्थिति परिस्थिति हर दिन की है। और इसी जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर का आज शिलान्यास हुआ है। अगर वह फ्लाईओवर जल्द बनती है तो इस समस्या से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर इस जाम को लेकर
जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाती है, दुर्गा पूजा मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 5 राज्यों की 22 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी। महाराष्ट्र में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। टेरर फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 22 जगह एनआईए एटीएस की कार्रवाई देखने को मिली। कश्मीर में भी कुछ जगहों पर रेड पड़ी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में छापेमारी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 22 जगह एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। कश्मीर में भी कुछ जगहों पर रेड पड़ी है, इसकी भी जानकारी सामने आई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, कहां-कहां छापेमारी हो रही है? देखिए, ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो मूलतः कश्मीर में शुरू हुई है और टेरर फंडिंग से जुड़ा ये मामला है। पहले भी इस मामले में जो है कार्रवाई हुई है। जनवरी में तकरीबन 60 ठिकाने थे जहां छापेमारी की गई थी और एक बार फिर से ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो आज सुबह से शुरू हुई है और एनआईए की जो टीमें हैं उसका गठन किया गया है। लगभग 22 से अधिक टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 5 राज्यों के 22 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसमें ये टेरर फंडिंग से पूरा मामला वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कहां पर रेड पड़ती है। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।